हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी सेकेंड के लिए साइंस की क्लासेस कंटिन्यूसली लेकर के आ रहा हूं। साइंस की क्लासेस के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे दोस्तों कि हमारे साइंस के अंदर जो टॉपिक्स दे रखे हैं उसमें एक हमारा सेकंड नंबर पर केमिस्ट्री का टॉपिक दे रखा था कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में, जिसमें मैं कार्बन का यौगिक जो बनता है उस यौगिक का नामकरण कैसे दिया जाए, क्योंकि कुछ जो है आपके इनऑर्गेनिक में जैसे आपके मेटल्स वगैरह मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, इनके नाम तो फिक्स है, लेकिन कार्बनिक यौगिक तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से बने होंगे, तो उनका नाम अलग अलग कैसे दिया जाता है वो बता रहा था। जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 विधियाँ थी। पहली विधि थी रूढ़ विधि, जो कि आप रूढ़िवादिता कह सकते हो, कि ऐसे ही किसी भी बेस पर जैसे दलदल से प्राप्त होता था आपका मीथेन गैस, इसलिए उसे कहा जाता था मार्स गैस। फिर उसके बाद में उन्हीं से रिलेटेड थी एक हमारी व्युत्पन्न विधि, और लास्ट में हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो आज भी हमारे लिए प्रचलित है वो आया था IUPAC पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो मैं बात कर रहा था IUPAC के अंतर्गत पहले कुछ पूर्व लग्न होते हैं यानी प्रीफिक्स होते हैं उनके बारे में, और उसके बाद में मैंने बताया था कुछ अनुलग्न होते हैं, सफिक्स होते हैं, उनके बारे में। ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था दोस्तों किसके बारे में, जैसे C1 है तो आप कहोगे मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। फिर मैंने कुछ अनुलग्न बताए थे। वो अनुलग्न थे कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड बनेगा, जो बंध बनेगा, उसके प्रकार के आधार पर। जैसे एकल बंध है तो आप कहोगे एल्केन श्रेणी, यानी एक बॉन्ड यानी एन अनुलग्न आएगा। अगर डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, तो आप कहोगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो कहोगे त्रिबंध यानी आइन, आपका जो है सफिक्स लग जाएगा। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले, जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड हो, एल्केन बन रहा हो, तो उस एल्केन के लिए क्या तो सामान्य फॉर्मूला होगा, क्या उसके लिए जो है आप नामकरण के लिए रूल फॉलो करोगे। समझ में आ गई बात? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी आज की। तो अब आप सभी लोग लिखेंगे एल्केन का नामकरण। क्या लिखेंगे? एल्केन का नामकरण। ये अपनी आज की हेडिंग है, आज का टॉपिक यही है। तो लिखिएगा एल्केन का नामकरण। ठीक है, एल्केन का नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इस श्रेणी के अंदर आने वाले यौगिक है, यानी एल्केन श्रेणी के अंदर आने वाले जो भी यौगिक है, ठीक है, एल्केन श्रेणी के अंदर आने वाले जो भी यौगिक है उन्हीं को इसके अंतर्गत या इस नियमों से जो है आप क्या करोगे, नाम दोगे। और इसका सामान्य फॉर्मूला, एल्केन का सामान्य सूत्र, तो जो सामान्य सूत्र है इसका, ये कई बार पूछा गया है और एक बार तो लैब असिस्टेंट के पेपर में भी ये पूछा गया था। तो आप जो है इसका सामान्य फॉर्मूला याद रखेंगे, CnH2n+2। ठीक है, ये इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला। यानी अगर इस टाइप का फॉर्मूला आपको दिख जाए कि जितनी कार्बन की
दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू हो गया था बीच में, लेकिन आई थिंक अब जो है सब प्रॉपर हो चुका होगा। 1-2 मिनट का ही हुआ है, छोटा सा ग्लिच कभी कभी हो जाता है एकदम से। तो देखिएगा, एल्केन का नामकरण, सामान्य सूत्र इसका जो है CnH2n+2 है। ये आपको एक तो याद रखना है। फिर इसके जो मैं आपको अब नियम लिखवा देता हूँ, तो आप लिखेंगे नियम, इसके जो रूल है वो अब आप लिखेंगे। तो सबसे पहला जो रूल आता है वो क्या आता है, तो एल्केन के नामकरण के लिए सबसे पहला जो रूल आता है वो ये है कि सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का आपको क्या करना है, चयन करना है। या आप ये देखोगे कि जो आपका यौगिक है, उन यौगिक में सबसे लंबी कार्बन कितनी, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन की श्रृंखला कौन सी बन रही है, चेन कौन सी बन रही है, उसको आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। ठीक है, सबसे लंबी जो कार्बन की श्रृंखला है उसको आप क्या करोगे, चयनित करोगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलो फिर आप क्या करोगे, जो भी आपके, देखो अब इसमें आप चूंकि साइंस से कुछ बच्चे नहीं होंगे तो उनको मैं बता दूं, जो भी आपकी मुख्य श्रृंखला होगी, मुख्य श्रृंखला के बाहर जुड़े या बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापी, क्या कहोगे आप उसे, प्रतिस्थापी कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो आप जो है एल्केन का सामान्य फॉर्मूला एक तो याद रखोगे, क्या है, CnH2n+2। एक नियम क्या है, सर्वाधिक लंबी जो श्रृंखला होगी उसका आप चयन करोगे, और मुख्य श्रृंखला के अलावा जितने भी बाहर की साइड में जुड़े हुए जो समूह होंगे उनको आप प्रतिस्थापी कहोगे। ठीक है, चलो दूसरा नियम आप लिखोगे कि अगर ऐसा केस हो कि दो या दो से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो अधिक प्रतिस्थापी। ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगी। अभी केवल नियम लिखने हैं, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट आपसे थ्योरी रूप में नियम भी पूछा जा सकता है। युक्त श्रृंखला का चयन किया जाता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक समान लंबाई की सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं अगर हो तो प्रतिस्थापी जिसमें अधिक होंगे, जिसमें आपके प्रतिस्थापी समूह ज़्यादा आ रहे होंगे, उस श्रृंखला को आप लोगे। क्या होता है कि जैसे आपने दो श्रृंखलाएं देखी, अब दोनों में जो है 6 कार्बन आ रहे हैं, सपोज करो। ठीक है,
तो 6 कार्बन वाली है, तो फिर ये देखोगे कि कौन सी 6 वाली श्रृंखला लेने पर ज़्यादा प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला आपको मिल रही है, यानी ज़्यादा प्रतिस्थापी मिल रहे हैं। अगर एक में एक मिल रहा है और दूसरी में दो, तो दो वाली जो है उसको आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, चल अब तीसरा नियम आप लिखोगे कि नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, एवं उनके पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। समझ में आ गई बात? तो जब भी आप नाम लिख रहे हो तो जो प्रतिस्थापी है उनका नाम आप एक तो सबसे पहले लिखोगे। अब उसमें भी 1 2 3 4 अलग अलग प्रतिस्थापियों की संख्या होगी, तो जो अगर आपके प्रतिस्थापी 2 है या 2 से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज करोगे। यानी एक जगह अगर आपका बी है, एक जगह ए है, तो आप ए वाले का नाम पहले लिखो, फिर बी का लिखो, फिर उसका पूरा नाम लिखोगे। समझ में आ गई बात? तो ये आपको नाम याद रखना है। फिर आप क्या आ जाता है चौथा नियम कि यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए निम्न सारणी लिखो। ठीक है, तो जो अभी सारणी बनवाऊंगा उससे आप नाम दोगे। यानी कि अगर भाई ऐसा हो जाए कि एक ही जैसे एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी हो, यानी एक ही प्रतिस्थापी 2 बार 3 बार अगर जुड़ रहा है, तो आपको क्या करना है वो देख लीजिए। आपको 5 केवल याद रखने हैं। ठीक है, तो इधर आपके प्रतिस्थापी की संख्या क्या लिख रहे हो, मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, इधर संख्या लिख रहा हूँ, और इधर आप क्या लिखोगे, प्रयुक्त शब्द। ठीक है, चलो अब देखिए, अगर आपका 1 है, अगर आपका 2 है, अगर आपके 3 है, 4 है या 5 है, तो देखो भाई 1 है तो आप कहोगे मोनो, 2 है तो आप कहोगे डाई, 3 है तो आप कहोगे ट्राई, 4 है तो आप कहोगे टेट्रा, 5 है तो आप कहोगे पेंटा। समझ में आ गई बात? 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, 10 के लिए डेका। ये भी होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा आपके जो है नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछे भी जाते हैं तो कॉमन सेंस थोड़ा सा ये यूज करना कि जो पीछे
कार्बन के लिए आपने यूज किया था कि एक कार्बन के लिए आपका मैथ प्रेप ये 5 तक तो वो का वो नहीं लिखना, लेकिन 6 7 8 9 10 अगर कार्बन है तो वही यहाँ पर भी प्रतिस्थापियों की संख्या के बराबर ही लिखा जाएगा। यानी उसमें देखो 6 के लिए क्या लिख रहे थे, हेक्स, तो यहाँ लिखेंगे हेक्सा। 7 के लिए हेप्ट, तो इधर हेप्टा। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी मैं लिखवा देता हूं, तो आप लिखोगे महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी, महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी, ठीक है। चलिए, तो अब आप ये लिखेंगे, जैसे कि अगर आपका CH3 है, फिर बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, फिर आपका CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 है, ठीक है, बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ऐसे ही बॉन्ड CH2 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 और CH3 है, ठीक है। इनके नाम मैं अभी बता रहा हूँ सबके, पहले एक बार लिख लो आप। उसके बाद में आपका Cl बॉन्ड Br बॉन्ड I बॉन्ड F बॉन्ड NO2, क्लियर है? चलो, अब इनके नामकरण देख लो। अगर CH3 है तो आप कहोगे मैथिल, क्या कहोगे? मैथिल। अगर CH2 CH3 है तो आप कहोगे एथिल। अगर 3 कार्बन है तो फिर आप कहोगे प्रोपिल, ठीक है। और अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है तो क्या कहते हैं हम? आइसो। और कार्बन कितने? 3, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपिल, क्लियर है। फिर इधर आपके 4 कार्बन है तो आप इसका नाम दे दोगे ब्यूटिल। ऐसे ही 5 होते तो पेंटेल, 6 होते तो हेक्सेल, इस टाइप से नाम दिए जाते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना? तो आपको जो है थोड़ा सा तो देखो, अब सब चीज़ें तो यहाँ पे पूरे के पूरे जो छोटे बच्चे, जो हमारे साइंस वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, वैसे तो पूरे नियम तो लिखवाए नहीं जा सकते, क्योंकि इतना लिखवाएंगे तो भाई साहब फिर आपके जो है सिलेबस साइंस का चलने लग जाएगा, फिर आपको 11 12 पूरी पढ़नी पड़ेगी साइंस में। तो इसलिए कुछ चीज़ें आप खुद भी अब यहाँ जो है देख सकते हो कि जैसे अब नियो वाला बनेगा तो आप कहोगे नियो प्रोपिल है, सॉरी पी में तो बन ही नहीं सकता, 4 से ज़्यादा कार्बन चाहिए तो नियो ब्यूटिल बन सकता है, नियो पेंटेल बन सकता है, नियो हेक्सेल बन सकता है। समझ में आ गई बात? चलो, तो इस प्रकार से आप जो है थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज कर लीजिएगा। फिर सीहेल है तो हालांकि पहले ये सीखना, उसके बाद दूसरे में नाम लगा, अपना दिमाग लगाना, ठीक है। यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जितना मैंने सिखाया उतने भी आपने अगर नोट्स बना करके इतना भी याद कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। अब क्लोरो है, फिर अगर आपको Br दिखे तो आप कहोगे ब्रोमो, अगर आपको I दिखे तो आप कहोगे आयोडो, क्या कहोगे? आयोडो। अगर आपको F दिखे तो आप कहोगे फ्लोरो, क्या कहोगे? फ्लोरो। और अगर NO2 दिखे तो आप कहोगे नाइट्रो, क्या कहोगे? नाइट्रो कहोगे। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये था अपना कौन सा? चौथा नियम। अब आप आगे लिखोगे 5th नियम। फिर मैं ये इसके जो 6 नियम है उसके बाद आपको ये सब समझा दूंगा, क्लियर है? चलो, अब आप लिखोगे कि प्रतिस्थापियों को हमेशा कम अंक देने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि इसका भी जो है अपन देखेंगे नाम कैसे दिया जाता है, अंकों के आधार पर। तो आपको ये याद रखना है कि प्रतिस्थापियों को कम अंक
दिए जाते हैं। ठीक है, एक तो ये याद रखोगे। और यदि दो प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हो तो, अगर समान अंक मिल रहे हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको यह याद रखनी है कि अगर आपको जो है क्या हो रहा हो दोस्तों, एक जैसे प्रतिस्थापी आ रहे हो, ठीक है भाई, एक तो प्रतिस्थापियों को कम अंक देना है पहली चीज। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि अगर दो प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हो तो फिर आप क्या करोगे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसको आप क्या करोगे, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को आप कम अंक दोगे और दूसरे वाले को जो बाद में आ रहा है उसे आप ज़्यादा अंक दोगे। ठीक है, चलो नंबर 6 और इस एल्केन श्रेणी के नाम का लास्ट रूल है ये कि जब भी आप नाम लिखोगे, ये लिख लो, ये काम आएगा, इससे भी आधे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो नाम लिखते समय अंकों के मध्य कॉमा, अंकों के मध्य कॉमा, और कॉमा क्या होती है वो आपको पता ही होगा, इस टाइप से लगाते हैं ना अपन वो, ठीक है, कॉमा तथा अंक व नाम के मध्य, अंक व नाम के मध्य हाइफन। अब ये हाइफन क्या होता है, इसको मैं जस्ट बताऊंगा तो आपको कहोगे अच्छा ये क्या, अरे ये भाई ये देखो, ये ऐसे खींचा जाता है ना दो अक्षरों के बीच में लाइन, बस उसका प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात। तो नाम लिखते वक्त आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब अंकों के मध्य में बात हो रही हो तो फिर आप क्या करोगे, कॉमा लगाओगे। और अगर बात हो कि एक आपका नाम है एक तरफ और एक तरफ आपका अंक है तो फिर आप क्या करोगे, हाइफन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात। यहाँ तक की बातें अगर आपको क्लियर हो चुकी है तो ये 6 नियम मैं एक बार आपको वापस याद दिला देता हूँ, वापस से समझा देता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आज अपन ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले कि एल्केन का नामकरण। अब एल्केन का नामकरण होगा कैसे, तो सबसे पहले सामान्य फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। और इसका सामान्य फॉर्मूला क्या है, तो इसका सामान्य फॉर्मूला है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होंगे उसका डबल प्लस 2 हाइड्रोजन होंगे। अब इसमें नियम क्या है, पहला नियम है कि सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का आप चयन करोगे और जो श्रृंखला आपने चयन करी उस श्रृंखला के बाहर यानी ऊपर नीचे साइड बाइड में जितने भी अलग से और समूह लटक रहे होंगे उन सभी को आप क्या कहोगे, उन सभी को आप कहोगे प्रतिस्थापी। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर देखिए
आगे आपके आ जाता है दूसरा नियम कि दो या दो से अधिक समान लंबाई की श्रृंखला, सर्वाधिक लंबी श्रृंखलाएं हो तो फिर अधिक प्रतिस्थापी युक्त जो श्रृंखला होगी उसका आप चयन करोगे। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर आपके आ जाता है कि अगर आप नाम लिख रहे हो और प्रतिस्थापियों का नाम जो है सबसे पहले लिखा जाता है एक तो, और उनका जो पूर्व लग्न है उसमें भी ये देखा जाएगा कि जो अंग्रेजी में पहले आ रहा है उसे आप पहले लिखोगे। ठीक है। यदि एक से अधिक बार समान प्रतिस्थापी आ रहा हो तो फिर उनकी संख्या दर्शाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पाँच है तो पेंटा, ऐसे आप लिख दोगे उसके लिए क्या, प्रीफिक्स। फिर आपके देखिए कुछ प्रतिस्थापी है, जैसे बॉन्ड CH3 है तो मैथिल, CH2CH3 है तो एथिल, CH2CH2CH3 है तो प्रोपिल, CH बॉन्ड CH3 है तो आइसोप्रोपिल, CH2CH2CH2CH3 है तो ब्यूटिल, ऐसे आप नामकरण दे दोगे। फिर Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो, F है तो फ्लोरो और आपका NO2 है तो नाइट्रो। ठीक है। प्रतिस्थापियों को अगर आप ना अंक दे रहे हो तो फिर आप कम अंक देने का कोशिश करोगे। ठीक है। लेकिन ऐसा हो जाए कि दो प्रतिस्थापी समान अंक पर मिल रहे हो तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला में आप पहले आने वाला जो प्रतिस्थापी है उसे कम अंक दोगे और दूसरे वाले को ज़्यादा दोगे। ये कैसे होगा वो सब मैं बताऊंगा। फिर लास्ट रूल है कि अगर आपके जब भी आपने नाम लिख लिया तो अंकों के मध्य बताना है तो कॉमा लगाओगे और नाम और अंक के मध्य में लगाना है तो हाइफन लगाते हैं। क्लियर है। चलो अब मैं आपको जो है नाम लिखना बता देता हूं कुछ एग्जाम्पल से। ठीक है। क्लियर है। चलो भाई, जैसे कि अपन ने लिया सबसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, ज़्यादा बड़े बड़े एग्जाम्पल मैं नहीं लूँगा, छोटे छोटे एग्जाम्पल। देखिए अब आप यहाँ लिख दो हेडिंग में उदाहरण, क्योंकि अब अपने को क्या करना है, उदाहरण ही सीखने हैं। और जब ये उदाहरण समझ में आ जाएंगे तो अपना ये पढ़ा हुआ नियम काम कर जाएंगे। अब सबसे पहले देखिए CH4 है तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले तो इसके क्या करना है, हाइड्रोजन लगाने हैं चारों तरफ और कुछ नहीं करना। ठीक है। ये हाइड्रोजन लगा दिए चारों तरफ। अब चारों तरफ हाइड्रोजन लग गए तो इसका नाम तो आपको वैसे भी पता ही है कि मैथेन होता है। लेकिन ये मैथेन आता कैसे है वो मैं आपको आज क्लियर करता हूँ। भाई देखो कार्बन कितने हैं इस कंपाउंड में, एक। कितने हैं, एक। तो कार्बन है एक, तो यानी आप इसे नाम दोगे मैथ। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सभी तरफ सिंगल बॉन्ड है यानी ये है एल्केन। एल्केन का सफिक्स क्या था, एन। बताओ मैथ धन एन, आपकी संधि में भी आपने पढ़ा है कि मैथ प्लस एन जुड़ेगा तो मैथेन बन जाएगा। लेकिन यहाँ कोई संधि के नियम मत लगाने बैठना, सब में कई जगह पर गलत भी हो सकता है। ठीक है ना। हाँ, तो ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए। तो अब क्लियर हुआ। तो मैथेन कैसे नाम रखा गया है इसका, जिसे आप मार्स गैस रूढ़ पद्धति में कहते थे, उसे आगे जा कर के मैथेन कैसे नाम दिया गया वो मैंने आपको सिखा दिया। फिर ऐसे ही C2H6 है मान लो, तो इसमें क्या होगा, कार्बन बॉन्ड कार्बन, और फिर आप क्या करोगे, सभी तरफ हाइड्रोजन ऐड कर दो। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। क्लियर हुआ। बताओ कार्बन कितने हैं, दो। कार्बन दो यानी कि एथ। ठीक है, ये लो एथ, प्लस सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सभी जगह सिंगल बॉन्ड यानी एन। क्या बनेगा ये बन जाएगा एथेन। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। चलो अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अपने आ जाता है, अब मैं थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल यानी थोड़ी सी आपकी जो समझ विकसित करवाई है और जो पिछली क्लास में पढ़ाया है उसके बेस पर मैं नाम देना सिखाता हूँ। जैसे आपके पास है C4H10, क्या है, C4H10। ठीक है, चलिए
अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे C4H10 दे रखा है, तब आप इसका नामकरण नहीं कर सकते, इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब स्ट्रक्चर आपको दे दिया, मान लीजिए कार्बन बॉन्ड कार्बन, और इससे सिंगल बॉन्ड, इससे भी सिंगल बॉन्ड, इधर आ गया कार्बन, इधर भी आ गया कार्बन। बताओ 4 कार्बन हो गए। तो ये क्या 4 कार्बन वाला आपका नाम, सीधा इसका नाम आप क्या ब्यूटेन व्यूटेन दे दोगे? नहीं। अभी देखो ये 4 कार्बन हो गए। अब इसकी 3 संयोजकताएं खाली है, इसकी 3 संयोजकताएं खाली है, और इसकी 1 संयोजकता खाली है केवल, और इसकी भी 3 खाली है। सब जगह हाइड्रोजन। ये लो, 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 सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए भाई, मैंने क्या बोला था, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लोगे, है ना। कार्बन गिनो, देखो अगर ये श्रृंखला लेते हैं तो 3 कार्बन, ये श्रृंखला लेते हैं तब भी 3 कार्बन है, और अगर ये लेते हैं तब भी एक प्रतिस्थापी है, इधर से लेते हैं तब भी एक ही प्रतिस्थापी है, तो कोई भी ले लो। मैंने ली ये वाली, तो 1 कार्बन नंबर, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर कार्बन, ठीक है। तो अब जब इसका मैं IUPAC नाम दूंगा, तो सबसे पहले तो मैंने सबसे लंबी जो कार्बन श्रृंखला थी वो ले ली, पीछे तो ठीक है छोटे छोटे थे। अब मैंने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ली तो 3 कार्बन आ गए, यानी इसका मतलब ये फिक्स हो गया 3 कार्बन है तो प्रोपेन नाम आएगा। इसका क्या नाम आएगा? प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप तो आपका यूज होगा ही होगा, और सिंगल बॉन्ड है सभी जगह तो एन यूज होगा, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड भी कहाँ देखने? इसमें देखने, इस श्रृंखला में, ऐसा नहीं यहाँ आके देखने लग जाओ अगर दूसरा कंपाउंड लगा हुआ है तो, नहीं, सिर्फ इसमें। तो इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, यानी एन या आइन कुछ नहीं आने वाला, एन आ जाएगा। तो ये 3 कार्बन है, यानी प्रोपेन तो नाम आएगा ही आएगा। अब जो बाहर लटका होता है उसे प्रतिस्थापी नाम दिया जाता है। बताओ ये प्रतिस्थापी हुआ या नहीं? ये क्या हुआ? प्रतिस्थापी हुआ ना, प्रतिस्थापी। तो ये है आपका प्रतिस्थापी, क्लियर है। अब इस प्रतिस्थापी का पहले नाम बताइए क्या है। ये है CH3, और बॉन्ड CH3 का नाम क्या था? मैथिल। क्या नाम था? मैथिल। क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? तो अब देखिए मैथिल हो गया। सबसे पहले लेकिन करना क्या होता है, जो उनका नंबर होता है उसको लिखा जाता है, जो इनका अंक आ रहा है वो लिखा जाता है। तो अंक क्या हुआ? 2, यानी इसका नाम हो जाएगा 2, और फिर आप क्या करोगे? हाइफन, फिर आप लिखोगे मैथिल, ठीक है। तो 2 मैथिल, और ये 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन यानी प्रोपेन, ठीक है। तो क्या हो गया? 2 मैथिल प्रोपेन, ये इसका नाम हुआ, क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसका ही नाम डेराइव्ड पद्धति से, यानी जो अपन ने व्युत्पन्न पद्धति पढ़ी है या जो रूढ़ पद्धति पढ़ी है उससे अगर इसका नाम दे, तो बताइए ये जो पूरा ग्रुप बन रहा है, ये जो मैं ना देखो ब्लू कलर में कर रहा हूँ ना, उसको देखना, ये वाला, क्या ये आपका आइसो ग्रुप नहीं है? ये आइसो ग्रुप है या नहीं है? है ना। और आइसो ग्रुप है, साथ ही साथ कितने कार्बन है? 4, यानी इसका ही नाम आप आइसोब्यूटेन भी दे सकते थे। अगर आपसे ऑप्शन में कई बार चीटिंग कर दी जाए कि 2 मैथिल प्रोपेन नाम नहीं मिले, केवल ये देखो C4H10 का ये स्ट्रक्चर बना के देते और बोल दे कि इस यौगिक का नाम बताइए, और वहाँ पर आप IUPAC नामकरण कर दिए, लेकिन IUPAC नामकरण उन्होंने दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो फिर आप इसका नाम आइसोब्यूटेन भी दे सकते हो। वो इसलिए क्योंकि कुछ यौगिकों के रूढ़िवादी नाम, या आप कह सकते हो कि जो व्युत्पन्न पद्धति के अकॉर्डिंग नाम है, उनको भी IUPAC ने सही माना है, तो इसलिए फिर आप इनको जो है सही मानोगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये था आपका आज का छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए अब अपन बात करेंगे अगली क्लास के अंदर, और उसके अंदर मैं और भी बहुत सारे IUPAC नामकरण के लिए यौगिक लाने वाला हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में
लास्ट ईयर भी एलडीसी के एग्जाम में आईयूपीएससी नामकरण से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई थी। तो आपकी सीईटी भी 12th लेवल का एग्जाम में कॉमन सेंस है। अभी वनपाल का एग्जाम हुआ, उसमें कार्बन का संकरण पूछा गया कि कौन सा नहीं हो सकता, और उसका आंसर है sp3d। तो अब जो है जनरल साइंस का लेवल बढ़ रहा है, तो जनरल साइंस का लेवल बढ़ रहा है तो अब मैं आपका साइंस का लेवल भी बढ़ाऊंगा, इसलिए आपको और आईयूपीएससी नामकरण के कुछ यौगिक बताऊंगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।